नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आई हूँ। मेरा ये पूछना है कि जिस प्रकार हम लोग संविधान के बाकी दो स्तंभ जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सवाल कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी गलत बातों का विरोध कर सकते हैं, उस तरह हम संविधान के तीसरे स्तंभ यानी कि न्यायपालिका जुडिशरी के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों उनके खिलाफ कुछ बोलने पर हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने का डर रहता है? क्या जुडिशरी में सब भगवान बैठे हैं? जुडिशरी में किस प्रकार से जजेस का वो होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो बहुत पहले सारे कच्चे चिट्ठे खुल चुके हैं। कैसे वो आते हैं और कैसे दबाव में काम करते हैं और वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, दुनिया जानती है। ऐसे में मुझे ये अधिकार चाहिए, जी हाँ मोदी जी, मेरा सवाल ये आपसे भी है, हमें ये अधिकार चाहिए कि हम संविधान के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका के खिलाफ भी अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो हम डंके की चोट पर बोल सकें, उनसे सवाल पूछ सकें और वो बाधित हो कि वो हमारी चीज़ों को, हमारी गलत, अगर हमें गलतफहमी भी है तो हमारी गलतफहमी को दूर करें, वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या यही सवाल लेकर के खड़ी है कि भाई वो जज खन्ना ने ऐसा क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, खन्ना ने ऐसा क्यों किया। अभी इस पर कोई गलत टिप्पणी करतेगा तो भैया उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, उसको तो सीधे अदालत में घसीट दिया जाएगा कि आप आइए और आप दीजिए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमारे देश में एक लगाम होनी ज़रूरी नहीं है? मोदी जी अगर आप तीसरे टर्म में आइए तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई लगाम लगाइए। ये थोड़ी ना कि जो मन चाहा उन्होंने वो कर दिया, किसी के दबाव में आकर कर दिया, किसी से पैसा लेकर कर दिया, किसी के कहने पे कर दिया, कहीं से ब्लैकमेल होकर के कर दिया। अरविंद केजरीवाल को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मान करके या स्पेशल केस मान करके, स्पेशल एक्सेप्शनल केस मान करके उसको जमानत क्यों दी गई, जबकि सबको पता है बंदा कितना भ्रष्ट है। उसके खिलाफ ईडी के पास पूरे सबूत थे, उसके खिलाफ तो एलजी के पास ये भी सबूत है कि वो देशद्रोह के मामले में भी फंसा हुआ है। तभी तो एलजी ने कहा हुआ है एनआईए से कि भाई आपके खिलाफ तफ्तीश कीजिए। अगर कोई सबूत नहीं होता तो क्या दिल्ली के एलजी इतना बड़ा कदम उठाते? ये क्या सोचने वाला तथ्य नहीं है? अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इसके बारे में पता चल रहा है कि खालिस्तान का सपोर्टर है। ये दूसरे देश में बैठे हुए खालिस्तानियों की यहाँ से बैठकर सहायता कर, मतलब सपोर्ट करता है उनको, वो वहाँ से इसको सहायता भेजते हैं। तो हेमंत सोरेन, पुराने केसेस अगर हम भूल भी जाएं तो हेमंत सोरेन और केजरीवाल, इन दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये व्यवहार दोहरा क्यों था, उनका चरित्र दोहरा क्यों था? जब कपिल सिब्बल ने ये कहा कि भाई आप जो हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के खिलाफ, कि वो सुनवाई पूरी कर चुके हैं, सारी प्रोसीडिंग हो गई है और उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया है, बोल दे नहीं रहे हैं, इसके खिलाफ याचिका लगाई। जब हाई कोर्ट ने उस पर अपना फैसला दे दिया कि नहीं भाई इनकी गिरफ्तारी जो थी वो जायज़ थी, तो उन्होंने, कपिल सिब्बल ने कहा कि ठीक है अब आप इन पर, इसी याचिका पर इनको जमानत दे दीजिए, क्योंकि अगर हम दूसरी याचिका लगाएंगे उसमें ईडी अपनी रिपोर्ट लगाएगा तो 13 मई को तो चुनाव होने हैं झारखंड में, तो इनको बड़ा लेट हो जाएगा। तो अदालत का नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के याचिका लगी है। अब आप दूसरी बात कह रहे हैं तो दूसरी याचिका पर दूसरा फैसला हम कैसे दे सकते हैं? आप एक नई याचिका लगाइए जिसमें आप जमानत मांगिए। ठीक, समझ में आया, बात आपकी जायज़ थी। केजरीवाल के मामले में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कही? भाई केजरीवाल ने भी जमानत के लिए याचिका नहीं लगाई थी, केजरीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए याचिका लगाई थी, और बल्कि केजरीवाल तो जमानत मांग ही नहीं रहा था, उसने तो मांगी ही नहीं। सामने से माननीय साहब ने खुद कहा भाई हम आपकी जमानत दे सकते हैं। क्या हुआ भाई? केजरीवाल के लिए कोई नियम और हेमंत सोरेन के लिए कोई नियम, इसलिए कि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। ऐसे कैसे जजेस हमारे न्यायपालिका में बैठे हुए हैं भाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, जिनको ना तो संविधान की जानकारी है, जिनको ना तो इंसानों की जानकारी है। अरविंद केजरीवाल के लिए वो कह रहे हैं इनका कोई पुराना जो है वो आपराधिक वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, या कोई इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो तो हम इनके बारे में सोचते कि यहाँ नहीं दी जा सकती है। अरे भैया आपने इनका शीश महल देखा है? कोई सीएम अपनी सैलरी से इतना बेहतरीन शीश महल बना लेगा? ऑब्वियस है कि उसने जनता के पैसों से भ्रष्टाचार करके अपना शीश महल बनाया है। ये एक अदने से, मेरे जैसे छोटे से यूट्यूबर को, घर में रहने वाली एक हाउसवाइफ को समझ में आ रहा है, हमारे माननीय जज साहब को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जब एलजी ने ये एनआईए से ये कहा है कि भाई आप इसके खिलाफ तफ्तीश करिए, जज साहब को नहीं पता है, जज साहब अखबार नहीं पढ़ते हैं, जज साहब न्यूज़ नहीं देखते हैं, तो जज साहब किस आधार पर न्याय देते हैं? भैया आप संविधान के आधार पर भी न्याय नहीं देते हैं, आप कानून के अधिकार पर भी न्याय नहीं देते। भैया आपके भगवान हैं, आप भगवान हैं कि जो आपके मन में आया आप कर लेंगे? क्योंकि एक जगह इन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। ईडी की किसी बहस पर इन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के, भैया सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप भगवान नहीं हैं। और जिन्होंने आपको भगवान बनाई उनकी गलती है, इनको भगवान के स्तर से नीचे उतारा जाए।
इन्हें बताया जाए कि ये इनको जो अथॉरिटी मिली हुई है इनको अपनी मनमानी करने के लिए नहीं मिली हुई है, देश के करोड़ों लोगों को न्याय देने के लिए मिली है ये आपको अथॉरिटी भाई। ये आपको एंजॉय करने के लिए नहीं मिली है, ये आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मिली है। हमारे यहाँ हजारों लाखों केस अदालत में अभी तक नहीं पहुंचे, सब अंडर ट्रायल हुए। कितने अपराधी तो ऐसे हैं, अपराधी भी हम उनको नहीं कह सकते, हम उन्हें मुलजिम कहेंगे। हाँ भाई, जब तक उनके ऊपर कोई जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता वो मुजरिम नहीं है, वो मुलजिम है। वो अपनी जितनी उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उस पर उनको जो मैक्सिमम सज़ा मिल सकती थी उससे ज़्यादा सज़ा वो जेल में काट चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो अंडर ट्रायल हैं। उनके लिए हमारे जज साहब कभी कुछ नहीं सोचते हैं। हाँ भाई, कैसे सोचेंगे? क्योंकि केजरीवाल तो सीएम है, केजरीवाल तो महान है, केजरीवाल तो स्पेशल है, बाकी आम जनता तो घास कूड़ा है, उसके संग तो कुछ भी किया जा सकता है। मोदी जी, आप अगर अपने थर्ड टर्म में अगर क्या आप आएंगे, डेफिनेटली आप आएंगे, आप आइए तो आप इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कानून व्यवस्था आपने दुरुस्त नहीं करी तो आपके बाद आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री काम कर पाएगा। बस मोदी जी से इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को विराम देती हूँ। मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के जय हिंद, जय श्री राम।